धन संपत्ति का मनोविज्ञान। लेखक मॉर्गन हाउसल। अध्याय 3। कभी भी पर्याप्त नहीं। जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। जॉन बोगले वैनगार्ड के संस्थापक थे, जिनका 2019 में निधन हो गया। उन्होंने एक बार धन दौलत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जो कुछ ऐसा दर्शाती है जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई पार्टी में कर्ट ने अपने साथी जोसेफ हेलर से कहा कि उनके मेज़बान, जो एक हेज फंड का प्रबंधक था, उसने एक ही दिन में इतने पैसे कमाए कि जितने हेलर ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय नावल कैच 22 की पूरी कालविधि में भी नहीं कमाए होंगे। हेलर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वह है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। पर्याप्त। मैं इस शब्द की सरल वाग्मिता से स्तंभ रह गया। स्तंभ, जिसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि मुझे खुद जीवन में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा, क्योंकि जोसेफ हेलर ने जो कहा वह एकदम सही था। हमारे समाज के लिए, एक अंश के लिए जिसमें हम में से काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली लोग शामिल हैं, आजकल कोई सीमा ही नहीं है जो पर्याप्तता को परिभाषित कर सके। यह कितना तीक्ष्ण है और कितना शक्तिशाली। आइए मैं आपको हमारे पास पर्याप्त ना होने के खतरे के दो उदाहरण देता हूँ और देखते हैं वे हमें क्या सिखा सकते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और किशोरावस्था में वह अनाथ हो गए। लोग ऐसे विशेषाधिकृत लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने जीवन थर्ड बेस पर शुरुआत करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 वर्ष की आयु में गुप्ता मैकिन्से के सीईओ बन गए, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। 2007 में वे सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोकहितैषी कार्य में बिल गेट्स के साथ सहभागिता की। वे अन्य 5 पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सम्मिलित थे। कोलकाता की झुग्गी झोंपड़ी से निकल गुप्ता अब तक की सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके थे। सफलता के साथ साथ उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिली। 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए अपरिमेय है। उस राशि का 5% वार्षिक प्रतिफल प्रतिदिन लगभग $600 प्रति घंटा उत्पन्न करता था। वे जो जीवन में जो चाहें वे कर सकते थे, और जो वे चाहते थे वे मात्र एक सेंटा मिलियनियर बनना ही नहीं था, वे एक बिलियनियर बनना चाहते थे, और वे हर हाल में यह पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वे विश्व के कुछ सबसे अमीर निवेशकों से घिरे हुए थे। एक निवेशक ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून में भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में एक बार कहा, मुझे लगता है कि वह उस समूह में रहना चाहते हैं। वह एक अरबपतियों का समूह है ना? गोल्डमैन जैसे अरबों खरबों का ही समूह है, सही है ना? बिल्कुल सही। और इस तरह गुप्ता को एक लाभप्रद अन्य काम मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स को वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। यह एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था, और बफेट के समर्थन के साथ से निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फ़ोन कॉल पर थे, उन्होंने फ़ोन रखकर राज रत्न नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फ़ोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राज रत्न ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फ़ोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा हो गई। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राज रत्न ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। यह इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है। इस सीईओ का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का लाभ हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था, और अभियोक्ताओं के लिए यह
और भी आसान मामला है। गुप्ता और राजरतन दोनों को भीतरी लेन देन के जुर्म में जेल गए और उनके करियर और प्रतिष्ठा दोनों में हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। अब बर्नी मेफोर्ड का उदाहरण लीजिए। उसके अपराध के बारे में सब भली भांति जानते हैं। मेफोर्ड चार्ल्स पांजी के बाद से अब तक का सबसे कुख्यात पांजी चालबाज है। मेफोर्ड निवेशकों को 2 दशकों तक ठगता रहा जब तक कि उसका अपराध पकड़ नहीं लिया गया। व्यंग्यपूर्वक रूप से गुप्ता के कारनामे के कुछ ही सप्ताह के बाद यहाँ पर अनदेखा पहलू यह है कि मेफोर्ड गुप्ता की तरह ही एक जालसाज के अलावा कुछ और भी था। पंजी योजना जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, उससे पहले वह एक बेतहाशा सफल और विधि संगत व्यवसायी था। मेफोर्ड एक बाजार निर्माता था जिसका काम स्टॉक खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ना था। वह इस काम में बहुत अच्छा था। 1992 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मेफोर्ड की मार्केटिंग मेकिंग फर्म का कुछ ऐसे बखान किया। बर्नार्ड एल ने एक अत्यधिक लाभ प्रतिभूति फर्म स्थापित की है। मेफोर्ड इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज़, जो एक स्टॉक ट्रेडेड का एक विशालकाय भाग बिग बोर्ड के हाथ से निकाल ले जाती है। मेफोर्ड फर्म द्वारा एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला $740 मिलियन का प्रतिदिन औसत ट्रेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का कुल 9% है। श्री मेफोर्ड की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में ट्रेड संचालित कर सकती है कि यह अन्य ब्रोकरेज कंपनियों को उनके ग्राहक के ऑर्डर पूरा करने के लिए 1 पेनी प्रति शेयर देती है और इस प्रकार क्रय विक्रय दर के अंतर से लाभ उठाती है, जिसके लिए अधिकतर स्टॉक ट्रेड करते हैं। यह किसी पत्रकार द्वारा किसी ऐसी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं जो अभी बाहर नहीं आई। मेफोर्ड का मार्केट मेकिंग व्यवसाय वैध था। एक भूतपूर्व कर्मचारी ने बताया कि मेफोर्ड के व्यवसाय की मार्केटिंग मेकिंग शाखा प्रति वर्ष 25 मिलियन से $50 मिलियन कमाती है। बर्नी मेफोर्ड का वैध धोखाधड़ी रहित व्यवसाय हर तरह से बहुत सफल था। इसने उसे अत्यधिक रूप से वैध रूप से समृद्ध बनाया। और फिर भी धोखाधड़ी। जो पक्ष हमें गुप्ता और मेफोर्ड दोनों से पूछना चाहिए वह यह है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हों, वह और अधिक पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए वह सब कुछ दांव पर लगा दे। वे लोग जो उत्तराजीविता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके द्वारा किया गया अपराध अलग बात है। एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से गलिन का अनुभव होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो गुप्ता और मेफोर्ड ने किया वह अलग था। उनके पास पहले से ही सब कुछ था, अकाल्पनिक संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने इस सब को जाने दिया क्योंकि उन्हें एक और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। ये चरम उदाहरण है, लेकिन इस आचरण के गैर अपराधी संस्करण भी हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड में काम कर रहे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दसों सैकड़ों मिलियन डॉलर के मालिक थे और उनकी संपत्ति में से अधिकांश उनके खुद के फंड में निवेशित थी। फिर और अधिक पाने की लालसा में उन्होंने इतना जोखिम उठाया कि वे सब खो बैठे। 1988 में इतिहास की सबसे बड़ी वृद्ध अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छे बुल मार्केट के बीच वॉरेन बफेट ने बाद में इसका इस तरह से वर्णन किया। वह पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने वह सब दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और आवश्यक था। और यह मूर्खता है, यह साफ मूर्खता है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाते हैं जो ज़रूरी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपके पास है और ज़रूरी है, उसे किसी ऐसी चीज़ के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको ज़रूरत नहीं। यह एक ऐसी बात है जो उतनी ही प्रत्यक्ष है जितनी कि अनदेखी। हम में से शायद ही कभी किसी के पास $100 मिलियन हों जैसे गुप्ता और मेफोर्ड के पास थे, लेकिन यह किताब पढ़ रहे लोगों में से कुछ प्रतिशत अपने जीवन में एक पड़ाव पर इतना वेतन अवश्य कमा सकेंगे जिससे वे अपनी हर जायज़ ज़रूरत को पूरी कर सकें और साथ ही उसमें से काफ़ी कुछ पा सकें जो वो चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, ये कुछ बातें याद रखें। नंबर 1, सबसे कठिन वित्तीय कौशल गोल पोस्ट को चलने से रोकना है।
लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती रहें तो अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद फिर आप वैसा ही महसूस करेंगे। और यह खतरनाक होता जाता है जब ज़्यादा का स्वाद, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा प्रतिष्ठा, संतुष्टि से ज़्यादा महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता है। उस परिस्थिति में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोल पोस्ट को 2 और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं और गति बनाए रखने का एकमात्र तरीका और अधिक जोखिम उठाना है। आधुनिक पूंजीवाद 2 चीज़ों में माहिर है, धन दौलत उत्पन्न करने में और साथ ही ईर्ष्या उत्पन्न करने में। शायद ये दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। अपने साथियों से आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त के बोध के बिना जीवन में कुछ मज़ा नहीं। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे नहीं। नंबर 2, यहाँ असल समस्या सामाजिक तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो प्रति वर्ष $5 लाख कमाता है। वह हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वह उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्षीय $340 मिलियन का अनुबंध है। अब तुलना करें तो वह नया खिलाड़ी दिवालिया प्रतीत होगा। लेकिन अब माइक ट्राउट की तरह सोचिए, जो $36 मिलियन प्रति वर्ष बेतहाशा धनराशि है, लेकिन 2018 में उच्चतम आय वाले हेज फंड प्रबंधकों को शीर्ष 10 की सूची में आने के लिए $340 मिलियन प्रति वर्ष कमाना आवश्यक है। ट्राउट जैसे लोग संभवतः अपनी आय की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे, और जो हेज फंड प्रबंधक $340 मिलियन प्रति वर्ष कमाता है, वह शायद खुद की तुलना शीर्ष 5 हेज फंडों के प्रबंधक से करता होगा, जिन्होंने 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वे शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं, जिनकी निजी संपत्ति 2018 में $3.5 मिलियन बढ़ गई। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोस से प्रेरित हो सकता है, जिनकी शुद्ध संपत्ति 2018 में $24 मिलियन बढ़ गई। एक ऐसी राशि जिसका प्रति मिनट भाग अमीर बेसबॉल खिलाड़ी को पूरे साल की कमाई से अधिक है। मुद्रा यह एक सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि वस्तुतः कोई भी इसे छू नहीं पाया, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिससे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि कभी इसे लड़ा ही ना जाए। यह मान लें कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, फिर चाहे वह दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। मेरा एक दोस्त हर साल तीर्थ यात्रा पर लास वेगस जाता है। एक बार उसने एक डीलर से पूछा, तुम कौन से खेल खेलते हो और कौन से कसिनो में? डीलर ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, लॉस वेगस के कसिनो में जीतने का सिर्फ एक तरीका है, वह यह है कि जैसे ही आप अंदर जाएं वैसे ही बाहर निकल जाएं। और ठीक इसी तरह दूसरों की संपत्ति से तुलना करने का खेल भी काम करता है। नंबर 3, पर्याप्त बहुत ही कम नहीं होता। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवादी के जैसा लग सकता है, जिसमें अवसरों और क्षमता को छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता यह ठीक है। पर्याप्त का मतलब यह समझना है कि इसका विपरीत और अधिक की भूख आपको पछतावे के शोर पर लाकर खड़ा कर देगी। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आप कितना खाना खा सकते हैं। यही है कि आप तब तक खाना खाएं जब तक बीमार ना पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ़ खाने के स्वाद से ज़्यादा होती है, लेकिन किसी कारण यह तर्क व्यवसाय और निवेश में नहीं चलता, और अधिकतर लोग जब जाकर रुकते हैं तब वे टूट जाएं या रुकने पर मजबूर हो जाएं। यह अबोध रूप में कुछ ऐसा भी हो सकता है, अपने काम की अक्रियाशील हो जाने से लेकर एक जोखिम भरा निवेश आवंटन जिसे आप कायम ना रख सकें। दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता और बर्नी मॉफेट जैसे लोग हैं जो चोरी करने पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजे की परवाह किए हर डॉलर हासिल करना ज़रूरी है। जो भी हो, हर संभव डॉलर को ठुकराने की असमर्थता आगे चलकर आपको भारी पड़ेगी। नंबर 4, बहुत सी चीज़ें जोखिम में डालने के लायक नहीं होती, चाहे संभाव्य लाभ कितना अधिक हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख पाई है, कभी भी किसी चीज़ से हद से ज़्यादा अनुरक्त
ना हो, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां या इनमें से कुछ भी। मैं अब इस बारे में सोचता हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो हुआ उसने मेरी प्रतिष्ठा अनुचित रूप से नष्ट कर दी और यह तकलीफ़ भी देता है। अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा से बहुत लगाव रखता हूँ, यह शायद उनके अनुभव से लिया जाने वाला सबसे खराब सबक मालूम पड़ता है और मुझे लगता है कि यह एक ऐसे आदमी का खुद को तसल्ली देने के लिए बहाना है जो बुरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहता है, लेकिन अब वह जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, आज़ादी और संभावना अमूल्य है, परिवार और दोस्त अमूल्य है, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है और इन सब को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि कब आपको वे जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यह जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। अच्छी खबर यह है कि पर्याप्त का निर्माण करने वाला सबसे शक्तिशाली औजार अद्भुत रूप से सरल है और ऐसे जोखिमों की मांग नहीं करता जो इनमें से किसी भी चीज़ को हानि पहुंचाए। यह अगला अध्याय है। धन्यवाद। आपका दिन